हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने प्रतिजामन तक पढ़ लिया था। अब हम जान लेते हैं कि प्रतिजामन क्या है। पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो ब्लड की शरीर के अंदर क्लॉटिंग होने से रोक रही है। कौन रोक रही है? तो प्रतिजामन रोक रहा है ब्लड की शरीर के अंदर क्लॉटिंग होने से, यानी कि वायु के साथ क्रिया करने पर जो है ब्लड जो होता है वो क्लॉटिंग में हो जाता है, यानी कि जम जाता है। चोट लगने पर ब्लड जम जाता है, उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो वायु तो मनुष्य के शरीर में भी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर प्रतिजामन के कारण जो है शरीर के अंदर का जो ब्लड है वो नहीं जम रहा है, वही प्रतिजामन है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। हेपेरिन हिपेरिन जो है वो मानव के ब्लड में पाया जाता है और हमारे मानव शरीर में हिपेरिन के कारण ही शरीर के अंदर का जो ब्लड है वो नहीं जमता। ब्लड किसके कारण नहीं जमता? मानव के शरीर में तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। और यहाँ पर हीरोडिन ये क्या होता है? ये जोंक में यानी लीच में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि हीरोडिन कभी कभी ऐसा होता है वैसे कि किसी मनुष्य के हाथ पर या कहीं पर भी शरीर के किसी भी अंग में जोंक चिपक गई, जोंक लग गई। अब आप उसको नमक डालने पर हटाएंगे, वो हट जाएगा, ठीक है। जब वो हटेगा तो वहाँ से आपका ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो ब्लड जो है 5 से 6 या और भी ज़्यादा मिनट ले सकता है, वहाँ पर ब्लड बहता रहेगा। और वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जोंक में पाया जाता है हीरोडिन। तो हीरोडिन का इफेक्ट जब तक रहेगा तब तक वो ब्लड बहता रहेगा और उसके बाद फिर से वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाएगा। अब रक्त में कोशिका, सेल्स ऑफ ब्लड की कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तो ब्लड में कितनी कोशिकाएं पाई जा रही थी? प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिका या रुद्राणु भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका या जिसको श्वेताणु, और प्लेटलेट्स या जिसको हिंदी में बोलते हैं पट्टिकाणु। इनके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कर लिया था। अब ये हम जान लेते हैं कि किस अमाउंट में पाई जाती हैं। इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लेंगे। तो रुद्राणु यानी कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ पर 4.5 से 5.5 मिलीमीटर क्यूब या फिर डेसीलीटर, यानी कि आपकी सबसे ज़्यादा अगर रक्त के अंदर कोई कोशिका पाई जाती है तो वो आपकी आरबीसी है। और इसके अंदर केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात मानव शरीर में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर या डेसीलीटर जो है आपका आरबीसी पाई जाती है। अगर बात की जाए श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी या जिसको श्वेताणु भी बोलते हैं, उसकी अमाउंट की कि वो कितने अमाउंट में रक्त के अंदर पाई जाती है, तो 5000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब और डेसीलीटर जो है वो पाई जाती है। प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु जिसका उपयोग रक्त का थक्का जमने में होता है, वो आपकी 2 लाख से 5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब और डेसीलीटर मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जा रही है? आपकी रुद्राणु पाई जा रही है। सबसे कम कौन सी पाई जा रही है? तो श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु पाई जा रही है। और दूसरे नंबर पर पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स पाई जा रही हैं। केंद्रक की बात की जाए तो आरबीसी में जो है अनुपस्थित रहता है। ये हम प्रीवियस क्लास में अपनी डिस्कस अच्छा खासा कर चुके थे कि श्वेत रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कणिका, इनके बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में हमने आपको बताया था कि लाल रक्त जो कोशिका है, लाल रक्त कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है एंड लाल रक्त कणिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर लाल रक्त कणिका पाई जाती है। और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका या श्वेताणु में केंद्रक उपस्थित होता है। पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और यहाँ पर
लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल की बात की जाए कि इनमें से कौन सी कोशिका कितने कितने टाइम तक जीवित रह सकती है, तो जीवन काल की अगर बात की जाए तो आरबीसी यानी कि आपका रुद्राणु 120 दिन तक जीवित रह सकती है, 2 से 5 दिन तक रह सकती है श्वेत रक्त कोशिका जो कि 2 से 5 दिन तक रह सकती है, और कोई ऐसी भी होती है तो कई साल तक भी जीवित रह सकती है। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स की बात की जाए तो 7 डेज तक आपकी जीवित रह सकती है। यहाँ पर कार्य क्या क्या हैं, तो आरबीसी और ये था डब्ल्यूबीसी और ये था आपका पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। इनमें से ये क्या करती है, रक्त समूह की जांच में इसका प्रयोग किया जाता है या इसका कार्य ही है ऑफ कोर्स, और गैसों का संवहन करने का कार्य करती है आरबीसी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, कौन बढ़ाती है, तो श्वेत रक्त कोशिका यानी कि आपकी श्वेताणु बढ़ाती है। प्रतिरोधी क्षमता हिंदी में बोलते हैं जिसको, थक्का जमने में मदद आपका प्लेटलेट्स करती है यानी कि पट्टिकाणु करती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका या श्वेताणु के कुछ टाइप्स यहाँ पर हैं, वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं। पहला आ जाता है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका बना है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो ये थोड़ा सा लेवल ऊपर का है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बन चुका है तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। न्यूट्रोफिल्स, पहली आ गई न्यूट्रोफिल्स, दूसरी आ गई लसिक कोशिका, ठीक है, लसिक कोशिका, तीसरी आ गई मोनोसाइट, चौथी आ गई आपकी इसिनोफिल भी बोल सकते हैं, पांचवी आ गई आपकी बेसोफिल। इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी क्वांटिटी के बारे में, इनके अमाउंट के बारे में जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है और सबसे कम कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स जो है आपकी पहली वाली जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितने अमाउंट में पाई जाती है, लगभग 60% ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा भी यही पाई जाने वाली कोशिका है। दूसरा आ जाता है डब्ल्यूबीसी की बात करिए, डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिका ये है, और आ जाती है लसिक कोशिका। लिम्फोसाइट यानी कि 30% तक आपकी पाई जाती है। मोनोसाइट की अगर बात की जाए तो 6% तक आपकी पाई जाती है, और इसिनोफिल आपकी 3% तक पाई जाती है। बेसोफिल आपकी पाई जाती है 1% तक, और सबसे कम भी बेसोफिल ही पाई जाती है। अब ये जान लेते हैं कि ये कोशिकाएं क्या क्या काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी न्यूट्रोफिल्स जो है आपकी निगलने वाली कोशिका कहलाती है। अब ये निगलने वाली कोशिका क्यों कहलाती है इसको भी जान लेते हैं। ये डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिका यानी कि श्वेताणु का पार्ट है, ऑफ कोर्स पार्ट है, और ये जो है बैक्टीरिया और वायरस को निगल लेती है, यानी ये जैसे ही शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस को देखेगी ये तुरंत से निकल लेगी, ये इसका काम होता है। मोनोसाइट की बात की जाए तो मोनोसाइट ये भी निकलने वाली कोशिका है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये आपको बस ऊपर से इतना पता होना चाहिए, आपके थोड़े बहुत बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन चुका है तो इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है क्योंकि सीटेट में ये तो कुछ नहीं बताया जा सकता कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और किसी से कम बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2011 से लेकर के अब तक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ देख पाएंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हों, रिपीट होती हैं, लेकिन हर चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, और आपकी तैयारी हर चैप्टर में अच्छी होनी चाहिए। तो जहाँ से क्वेश्चन बना है वहाँ पर भी हमारे काम बनता है कि हमको उसको तैयार करना है। ये भी निकलने वाली कोशिका है। अब लिम्फोसाइट की बात की जाए यानी कि लसिक कोशिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है बी, एक होती है टी। बी और टी को हिंदी में क्या कहते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये जो बी होती है ये होती है आपकी ह्यूमरल प्रतिरोधकता, ह्यूमरल इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है ये, ठीक है। और ये जो टी होती है ये होती है कोशिकाई प्रक्षेपित प्रतिरोधकता को बढ़ाती है, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। अब बेसोफिल के बारे में बात करते हैं जो कि लगभग 1% तक पाई जाती है और सबसे ज़्यादा कम मात्रा इसी की पाई जाती है। ये एलर्जी में मदद करती है,
यहाँ पर एलर्जी लिखा हुआ है। एलर्जी में मदद करने का मतलब ये नहीं है कि ये एलर्जी को बढ़ा रही है, बिल्कुल भी नहीं, एलर्जी तो नहीं बढ़ाने का काम है इसका। मतलब यहाँ पर समझना है कि एलर्जी करने वाले कंपाउंड या कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक से लड़ने में मदद करती है। यानी कि जब जैसे मान लिया कि हाथ पर चींटी ने काटा या फिर बिच्छू ने काटा, तो आपके ये जो होती है यही वाली कोशिका उससे लड़ने में मदद करती है, पहले उस इन्फेक्शन से या एलर्जी से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, इसको समझते चलिएगा, वो लड़ने में मदद करती है। अब आ जाते हैं इजोनोफिल। तो ये क्या करती है, ये एंटी एलर्जिक, प्रति एलर्जी का काम करती है, एलर्जी को वहीं पर रोक देती है, यानी कि वो एलर्जी की मदद करती है। लेकिन रक्त का प्रवाह बॉडी के अंदर होता है, देन आपकी जो वो एलर्जी है वो अंदर तक पहुंच जाती है। तो एलर्जी को रोकने में कौन मदद करता है, वो आपकी करती है इजोनोफिल। और एलर्जी से लड़ने में मदद कौन करता है, तो वो आपकी बेसोफिल करती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थक्का जमने पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लॉटिंग या थक्का जमना, ठीक है, थक्का जमाने वाले पट्टिकाडु कोशिका सेल मदद करती है। थक्का जमाने में ब्लड क्लॉटिंग में पट्टिकाडु या प्लेटलेट्स कोशिका सेल मदद करती है, और इसमें ये सब कुछ पाया जाता है जो कि आपको नीचे दिया गया है। क्या है वो सब, एंजाइम है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन सा एंजाइम है, कौन सी विटामिन है, कौन सी मिनरल या हिंदी में जिसको खनिज बोलते हैं, कौन सा प्रोटीन है। ठीक है, तो आपका थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम है, या उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं एंड थ्रोम्बोकाइनेस भी बोलते हैं। विटामिन तो के आप इसको जानते हैं क्योंकि सीटेट में इस पे कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। तो रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है, और विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ऐसा भी होता है। मिनरल्स या खनिज की बात की जाए तो कैल्शियम पाया जाता है। प्रोटीन, 2 प्रोटीन पाए जा रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। और जिसमें से फाइब्रोनोजेन जो है वो ब्लड में घुलनशील प्रोटीन है। आपका ब्लड में घुलनशील प्रोटीन है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें आपको वो 4 प्रोटीन के नाम दे दे और ये पूछ ले कि ब्लड यानी कि रक्त में घुलनशील प्रोटीन कौन सा है, और ऑप्शन में फाइब्रोनोजेन हो, तो देन आपका आंसर वहाँ पर वो सही हो जाएगा। फाइब्रोनोजेन के बारे में जान लेते हैं। फाइब्रोनोजेन ये ब्लड में घुलनशील प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और फाइब्रोनोजेन जो है ब्लड में घुलनशील है। जब क्लॉटिंग होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक प्रोटीन है, फाइब्रिन ये भी एक प्रोटीन है, और ये ब्लड में अघुलनशील है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब आपकी चोट लगती है देन आपके वहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जमने लगता है, यानी कि क्लॉटिंग होने लगती है। क्लॉटिंग होने के बाद ये जो फाइब्रिनोजेन है था प्रोटीन, ये ब्लड में घुलनशील था, और ये किस में बदल गया, ये आपका फाइब्रिन में बदल गया, जो कि आपका प्रोटीन है। और ये ऐसा प्रोटीन है जो कि रक्त में अघुलनशील है। इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब चोट लगती है तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाने की प्रक्रिया से थक्का जमता है। क्लॉटिंग की प्रक्रिया में ऐसा हो रहा है। ऊपर चोट की जो ब्लैक कलर की लेयर दिखती है, यानी कि मान लीजिए ये आपकी चोट लगी है, ये आपका रक्त है, ठीक है, ये हाथ है, इस पर ये लगी है चोट, ठीक है। उसके बाद जिसको आप बोलते हैं, क्या बोला जाता है, खुरंट बोला जाता है। इस तरीके से ब्लैक कलर का आ जाता है, और वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, ये आ गया। ये इस तरीके से जम जाता है, वही तो होता है आपका जम जाना। वही आपका क्या होता है, फाइब्रिन प्रोटीन की लेयर होती है, वो फाइब्रिन प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये देख लेते हैं क्या है, सीरम। जो चीज़ें भी प्लाज्मा में पाई जाती हैं वे सारी चीज़ें सीरम में पाई जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सीरम एक्चुअली होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझना है कि जो चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती हैं, खनिज, प्रोटीन वगैरह बहुत कुछ
पाया जा रहा था। हमने प्रीवियस क्लास में अच्छा खासा प्लाज्मा पे डिस्कशन किया था, कलर के बारे में भी डिस्कशन किया था, ये भी पता किया था कि प्लाज्मा का एक्चुअल कलर क्या होता है और किसके कारण उसका कलर रेड हो जाता है। सब कुछ हमने देखा था प्रीवियस क्लास को, आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती हैं वे सारी चीज़ें सीरम में उपस्थित होती हैं, बस एक चीज़ को छोड़ करके, और वो एक चीज़ होती है आपकी ये वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिन में बदल जा रहा था, वो इसमें उपस्थित नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें जो प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं वो सारी चीज़ें सीरम में उपस्थित होती हैं। और सीरम क्या होता है? एक ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन ना हो। फाइब्रिनोजेन क्या था? तो फाइब्रिनोजेन जो था वो आपका एक प्रोटीन था। यहाँ पर देख लेते हैं, जब चोट लगने पर ब्लड बहना रुक जाएगा। ठीक है, ब्लड बहना रुक गया तो उसके बाद पीले रंग का एक तरल पदार्थ या पदार्थ लिख सकते हैं आप, तरल पदार्थ नज़र आता है और वही जो होता है वही सीरम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। जब चोट लगती है तो कुछ देर बाद रक्त का थक्का जम जाता है या फिर ब्लड जो होता है वो बहना एक वक्त के बाद रुक जाता है और येलो कलर का एक तरल नज़र आता है, वही आपका सीरम कहलाता है। और सीरम के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो सारी जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित थी, केवल एक चीज़ को छोड़ करके, वो था एक प्रोटीन जिसके कारण से रक्त का थक्का जम रहा था। और वो कौन सा प्रोटीन था? वो था फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, जो कि क्लॉटिंग के दौरान फाइब्रिन नाम के एक अलग प्रोटीन में कन्वर्ट हो जा रहा था। और वो प्रोटीन जो था वो आपका रक्त में अघुलनशील था, जबकि फाइब्रिनोजेन था जो आपका ये था रक्त में घुलनशील था। ये आपका रक्त में घुलनशील था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। एक कमेंट ज़रूर बनता है, एक लाइक भी ज़रूर बनता है अगर क्लास पसंद आई, अगर यूज़फुल लगी, अगर हेल्पफुल लगी तो एक बार तो आप लाइक कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन कोई भी आए, नई क्लास जैसे ही अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो मैंने स्टार्ट कर रखी हैं बायोलॉजी के साथ साथ। हम यहाँ पर फिज़िक्स भी करेंगे, किसके बाद करेंगे तो केमिस्ट्री कंप्लीट कुछ ही टाइम में हमारी हो जाएगी, उसके बाद हम फिज़िक्स करेंगे, क्योंकि सीटेट में बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। केमिस्ट्री और फिज़िक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बायोलॉजी के मुकाबले थोड़े से कम बनते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर पहले आपकी बायोलॉजी साथ में चलेगी, जो कि आप कर ही रहे हैं, डेली एक क्लास आपको मिल जाती है। केमिस्ट्री भी आपकी साथ चल रही है, जो भी आप ये भी आप कर रहे हैं। केमिस्ट्री जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बायोलॉजी आपकी चलती रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड फिज़िक्स हम केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट कर देंगे। साथ में क्योंकि आपकी आती है साइंस पेडागोजी, साइंस पेडागोजी से भी अच्छे खासे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीटेट का लेवल अप हो गया है उस तरीके से हमारी प्रिपरेशन को भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम साइंस पेडागोजी भी करेंगे, साइंस पैडा भी करेंगे, उसकी तैयारी भी करेंगे। आप लोग इस चीज़ को याद करते चलें, क्योंकि जिस तरीके से आपका सिलेबस बढ़ता चला जा रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती चली जा रही हैं, तो उनको याद करते चलेंगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा। डेली एक क्लास आ रही है, याद करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।